नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से मैं और बीके सर हमारी नई सीरीज केस क्रक्स में आपका स्वागत करते हैं, खैर मख्तम करते हैं। और आज हम लोग जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वो हमारी जो सीरीज चल रही है केस लॉ की, जिस पे पिछले आपने देखा होगा, पिछले वीडियो पे हम लोगों ने ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विषय में बातचीत की थी। उसमें किस बेंच ने डिसीजन दिया था, उसमें क्या लीगल कंटेंशंस थे, क्या इश्यूज थे, इनको हम लोगों ने देखा था। और आज हम लोग दूसरे अपने केस पर बातचीत करेंगे और केस का नाम है शंकरी सिंह देव बनाम भारत संघ, यानी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, जिसे चर्चित नाम से इसी नाम से जाना जाता है। और यह केस 1951 का है और यह विषय और यह मामला तब चर्चा में आता है जब भारत की जो उस वक्त की सरकार होती है वो संविधान के 1 वर्ष के लागू होते ही संविधान में पहला संशोधन करती है। सामान्यतः ये माना जाता है कि जो भी नवनिर्मित संविधान होते हैं और जो भी कुछ समय पहले ही क्रियान्वित हुए होते हैं वो मूल रूप से 10 वर्ष तो अपने मूल अवस्था में रहते ही हैं। पर भारत का संविधान एक ऐसा वाहिद संविधान बनता है, एक ऐसा यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है जिसे संविधान के लागू होने के प्रथम वर्ष में ही संशोधित कर दिया जाता है। और सरकार संसद में एक संविधान संशोधन लेकर आती है जो कि होता है प्रथम संविधान संशोधन, जिसे कहा जाता है ZALR, यानी कि जमींदारी एबॉलिशन और लैंड रिफॉर्म्स। और इस माध्यम से हमारे देश में जो लंबे समय से जमींदारी प्रथा चली आ रही थी उस व्यवस्था को समाप्त किया जाता है प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। और इसी में जितने भी उस वक्त के बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जमींदार होते हैं, वो सरकार के इन भूमि सुधारों के विरुद्ध और इस प्रथम संविधान संशोधन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं और कहते हैं कि असंवैधानिक है। वह इसे असंवैधानिक इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उस वक्त 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था। और ऐसे में ही पश्चिम बंगाल के एक बड़े जमींदार शंकरी प्रसाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध एक याचिका दाखिल की। हालांकि उसमें जो डिसीजन दिया गया यह भी 5 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा दिया गया और इस पीठ में भी इस फैसले में प्रथम संविधान संशोधन को पूर्णतः संवैधानिक माना गया था। तो आज इसी सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं बीके दुबे सर। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर पिछले वीडियो में आपने जिस सरलता से और सादगी से तमाम विषयों को और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन किया था और लगातार हमके कमेंट्स और उन चीज़ों में भी हमें बच्चों ने कहा भी कि इस सीरीज को लगातार कंटिन्यू रखना चाहिए। बिल्कुल। तो एक बार फिर मैं और सर हाजिर हैं। तो सर ये जो केस है आप देखिए, मैं एक दिन, चूंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस से भी काफी वाकफा रहा है, तो सर एक पॉलिटिकल साइंस में सर एक्सपर्ट हुए हैं, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माने जाते हैं, वुड्रो विल्सन। अच्छा। वो ये कहते हैं कि मूल रूप से जो है कोई भी जो एक संविधान होता है वो 10 वर्ष तो अपने रूप में रहता ही है, जिन्हें लोक प्रशासन का और व्यवस्था का जनक कहा जाता है। जी। और आप देखिए भारत के संविधान में वो 1 साल के भीतर ही प्रथम संविधान संशोधन बिल आ जाता है। बिल्कुल। और उसे चुनौती भी दे दी जाती है। तो सर क्या है ये पूरा मामला, आवश्यकता क्यों पड़ी प्रथम संविधान संशोधन लाने की? और ये जो शंकरी प्रसाद वाला केस है ये क्या है सर, इसमें क्या लीगल इश्यूज हैं, क्या जजमेंट्स हैं? तो सर हमारे व्यूअर्स के लिए जो है, देखिए सबसे पहले तो मैं उन अनुच्छेदों का जिक्र कर दूं, आर्टिकल्स का जिक्र कर दूं जो कि बहुत रेलेवेंट है इस केस में। 15(3) और 15(4) की बात की गई। दूसरा बात 19(2) के संदर्भ में किया गया और तीसरा 31A और B के संदर्भ में किया गया। ठीक है, तो प्राइमरली मेरा इम्फेसिस होगा आपको 31A और B पे। ठीक है, 15(3)(4) की हम लोग बात जानते हैं कि राज्य को शक्तियां दी गई कि भाई आप जो एजुकेशनली बैकवर्ड वगैरह हैं उनके रेस्पेक्ट में आप कुछ अगर विशेष प्रावधान आप लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का 19(2) के मार्फत। और तीसरा जो हम लोग बात करने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस विषय से संबंधित खास तौर से है, 31A और 31B। 31A ने कहा कि बिल्कुल जो स्टेट्स हैं, पर्टिकुलरली जो जैसे उस समय के जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, है ना, तो उन जमींदारों के पास इतनी अथाह संपत्ति थी तो सरकार को लगा कि भाई
बराबरी की बात होगी कैसे, है ना, जो हमारे समाज के वैसे तबके जो पिछड़ गए हैं, तो इस संबंध में संशोधन एक लाया जाता है, ठीक है। और ये संविधान संशोधन है, और इस संविधान संशोधन ने 1951 में ही ये संशोधन आ जाता है, 50 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होता है, और 51 में पहला संशोधन आ जाता है। जैसा कि आपने कहा कि मूलतः देखा जाता है 10 साल तो कम से कम होता ही है, कोई इम्प्लीमेंट ऐसा पहले इम्प्लीमेंट करके देखा जाता है कि हाँ, कि मतलब कैसे काम कर रहा है। लेकिन हमारा संविधान इवोल्यूशन हम कह सकते हैं कि डे 1 से स्टार्ट हो चुका है। हमने संविधान को सही तरीके से अगर कहें तो इवोल्यूशन का जो एक दौर है, डे 1 से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, और उसी का ये रिजल्ट था कि आपको इतना जल्दी एक संशोधन, फर्स्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि भारत सरकार को पावर है, आपको लेजिस्लेचर को पावर है 368 के तहत। और सर यहाँ पर एक क्लैश भी हुआ 368 और 13 में कि जो विधि शब्द है, इसका क्या मतलब होता है? बिल्कुल, यहाँ एक बात जो उभर करके आई रूल्स और रेगुलेशंस के रेस्पेक्ट में, और शंकरी प्रसाद में ये कहा गया कि वो जो वर्ड लॉ है वो इन सारे चीजों को मतलब अपने अंदर समाहित करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो अब इस द्वारा जो 31A और B की मैं जो बात कर रहा हूँ, 31A में कहा कि जो इस तरह के स्टेट्स हैं उनके रेस्पेक्ट में, आप कर्टेलमेंट के रेस्पेक्ट में, सोशल ताकि हार्मोनाइजेशन बने सोसाइटी में, आप बिल्कुल लॉ ला सकते हो, ठीक है। और लॉ लाके इस यहाँ आप उस बराबरी का विचार करिए, बिल्कुल करिए। जो सोशली बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनको आप अपलिफ्ट करिए, ठीक है। तो बात यहां तक तो चलिए ठीक है, फिर भी 31A के रेस्पेक्ट में, लेकिन 31B की जब आप बात करते हैं और 9th शेड्यूल की बात करते हैं, तो 9th शेड्यूल इज बियॉन्ड समथिंग दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, राइट। तो इन सर्टेन लॉस को अब 9th शेड्यूल में डाल देना कि ये जुडिशियल रिव्यू से भी परे होगा, ठीक है। ये पूरा मामला यही था जिसे संविधान पीठ ने कहा कि बिल्कुल पावर है, सरकार ऐसा कर सकती है, और ऐसा किया गया। इसको उचित माना, इसको सही माना, है ना। तो ये एक बड़ा ही यूनिक विषय रहा जो हमारा संविधान का पहला संशोधन रहा। तो सर इस शंकरी प्रसाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, अगर हम अपने व्यूअर्स को या जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं, जो भी LLB कर रहे हैं, उनको हम बताएं तो क्या स्पष्ट किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय ने यही स्पष्ट किया कि पहला तो आपको कोई शक नहीं रखना है कि आपको संविधान, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, वो उसको बिल्कुल अमेंडिंग पावर रखता है, वो उसको अमेंड कर सकता है 368 की प्रदत्त शक्तियों के तहत, ठीक है। इसमें अब कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहां पे ये भी कहा कि जो इस तरह के वो संशोधन लेके आते हैं, जैसे कि 15(3)(4) की बात में मैंने की, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की मैंने बात की 19(2) के संदर्भ में, तो इन सबको बिल्कुल जैसे आपने शुरू में कहा कि पहले आपका राइट टू प्रॉपर्टी वाज फंडामेंटल राइट, लेकिन अब सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो उठा करके फंडामेंटल राइट से, यानी कि फंडामेंटल राइट को भी आप अमेंड कर सकते हैं, और उठा करके यहां से उसको कहां ला दिया, वो 300A के पास ले गए, और लीगल राइट, हाँ, बस आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यू कांट क्लेम इट एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है जी। तो ये एक जो परिपाटी यहाँ पे रखी गई, एक प्रॉपर एक नॉर्म रखा गया कि सरकार ऐसा कर सकती। तो सर ये जो प्रथम संविधान संशोधन के तहत ZLR लाया गया, तो सर इसमें सरकार का जो उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम जस्टिस की बात करते हैं, जो संविधान की प्रस्तावना में अंकित है, और उसमें 3 प्रकार के न्याय दिले हुए हैं, जिसमें पॉलिटिकल जस्टिस भी है, इकोनॉमिक जस्टिस भी है, और सोशल जस्टिस भी है। तो क्या ये सामाजिक न्याय की ओर एक प्रयास था? ये मैं इसे तो सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा प्रयास मानता हूँ, सबसे बड़ा प्रयास, सबसे बड़ा प्रयास मानता। और ये कहीं ना कहीं ये एक्ट, देखिए, किसी की अगर विचारधारा समझिए, कर्तव्य से समझिए, उसके एक्ट से समझिए, और ये सरकार की विचारधारा यही से स्पष्ट होती है, इस कर्तव्य परसे से स्पष्ट हो जाती है कि वो वाकई सामाजिक हार्मोनी के पक्ष में। और इसे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अप्रिशिएट किया है अपने उस जजमेंट के द्वारा अनुमोदन करके, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर ये मैं न्यायादेश मानता हूँ जी। और सर जो अनुच्छेद 13 में विधि शब्द की व्याख्या की गई है, उसमें सर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? जैसे आपका एक्ट है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, सम ओकेजन्स, कस्टम्स, उसको भी इन्होंने कहा कि they can also be treated of law, yeah, definitely।
तो इससे भी लॉ माना if they are not against fundamental हाँ right. डेफिनेटली अगर मौलिक अधिकार के मूल विरुद्ध स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना हो जी और वो ये लाइन है तो कोई दिक्कत- और इसको लॉ आप बिल्कुल कंसिडर लॉ के पेरिफेरी में रखिए इतना बढ़िया बात इन्होंने और सर इसमें जो है शंकरी प्रसाद के मामले में जो जजमेंट दिया गया था ये भी 5 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा दिया गया 5 जजेस बेंच के द्वारा। तो और सर इसमें अगर हमें देखना है कि 368 और 13 में क्या रिलेशनशिप है जो भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको बताया गया था, तो सर वो रिलेशनशिप क्या होती है आर्टिकल 13 और 368 की संसद की जो है संशोधन शक्तियों की बात। लेकिन लॉ को अगर सही मामले में समझाया गया है तो आर्टिकल हाँ विधि का मतलब क्या यानी एक तरीके से हम कहें तो जो अनुच्छेद 13 है वो विधि का अर्थ बताता है कि किसे विधि कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल और विधि जब आप बनाते हो जी तो संविधान की मूल भावनाओं का ख्याल रखना जी ये बिल्कुल आपको अमेंडिंग पावर है आप लॉ ला सकते हो यू आर एम्पावर्ड टू ब्रिंग लॉ बट द लॉ मस्ट बी इन कंसोनेंस विद द जो मूल स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन जो मूल भावना है का ख्याल करके। अच्छा सर आप देखिए लगातार मैं देखता हूं जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी केस बाय केस संविधान को निर्वचन करने की जो प्रक्रिया थी या जो तरीका था वो लगातार बदलता चला गया क्योंकि सर आप देखिए 9th शेड्यूल को यहाँ पर आप 9th शेड्यूल को आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रहे हैं, कह रहे नहीं कोई दिक्कत नहीं है और उसमें जब आप केशवानंद भारती में कहते हैं तो कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डेफिनेटली और इसका मतलब 9th शेड्यूल का जो उद्देश्य था वो तो समाप्त हो जाता है बिल्कुल क्योंकि वो इसीलिए था कि भाई जिससे हम 9th शेड्यूल में रखेंगे। एक बात समझिएगा कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म लेक्स एज सेड बाय केल्सन कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म और ग्रैंड नॉर्म का मतलब होता है दैट इज द सुप्रीम नॉर्म दैट इज द ऑप्टिमम नॉर्म उसके ऊपर कोई हो नहीं सकता कोई अथॉरिटी नहीं हो सकती कुछ भी नहीं हो सकता राइट वही आपका सबसे सर्वोच्च दस्तावेज है जिसको आपको हर हाल में कंप्लाई करना। अब अगर सरकार उस दस्तावेज के मार्फत कुछ ऐसा करना चाहती है तब प्रभुत्व बढ़े या संविधान कहीं गौड़ हो तो ये स्वीकार्य नहीं हो। केशवानंदा भारती पे हम लोग व्यापक तौर पे विवेचन करेंगे कि क्यों ऐसा महसूस किया केशवानंदा भारती के कि नहीं जुडिशियल रिव्यूज इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा क्यों है इसकी हम लोग चर्चा बिल्कुल करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर का जो कोर कंसेप्शन निकला जो कोर कंसेप्शन वहां से इवॉल्व किया उन्होंने नहीं देखिए सिर्फ वो आपका शेड्यूल 9 ही नहीं है जुडिशियल रिव्यू ही नहीं है आप समझिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबलनेस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन आर्बिट्रेरनेस ये हर चीज बेसिक स्ट्रक्चर है। अच्छा कोर्ट ने ये नहीं बताया कि व्हाट इज बेसिक आज तक नहीं बताया व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर आज तक नहीं लेकिन उन्होंने इतना जरूर आपको हिंट दे दिया इतना ग्लिम्स दे दिया कि हाँ आप ये बात समझें कि जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है दैट कांट बी टेकन अवे दैट कांट बी अंडर द अमेंडिंग पावर्स। तो ये हमारी आज का केस था शंकरी प्रसाद सिंहदेव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसमें प्रथम संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्णतः संवैधानिक माना था। अगले केस में हम लोग बात करेंगे आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जहां पर इसके ठीक विपरीत जहां पर कहा कि नहीं मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है और गोलकनाथ में कहा कि नहीं मौलिक अधिकार सर्वपवित्र हैं दे आर सैक्रोसैंक्ट। तो अगले विषय में हम लोग अगले वीडियो में उस केस की बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको इस केस के क्रक्स इस केस की थ्योरी समझ में आई होगी और हमारी ये जो केस क्रक्स सीरीज है इससे आप जरूर कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे। तो आप ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें वैद ICS लॉ। बहुत बहुत धन्यवाद।